I bet you didn't know how unfair life was in France before the revolution. कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े केक की, लेकिन कुछ ही लोगों को उसका लगभग पूरा हिस्सा खाने को मिलता है, जबकि बाकी सभी को बस एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। फ्रांस अपने मशहूर क्रांति से पहले कुछ ऐसा ही था। समाज को 3 समूहों में बांटा गया था, जिन्हें वे 3 एस्टेट्स कहते थे। पहले 2 एस्टेट्स भाग्यशाली थे। पहला एस्टेट पादरी वर्ग था। वे लोग जो चर्च के लिए काम टैक्सते थे। वे अविश्वसनीय रूप से वेल्थी थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थीं और उन्हें ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था। आप कह सकते हैं कि वे सबसे ऊपर थे, बहुत आराम और प्रिविलेजों वाला जीवन जीते थे, अक्सर आम फ्रांसीसी लोगों के संघर्षों से बहुत दूर। उन्हें एक खास जगह मिली हुई थी। उन्हें भगवान के टैक्सी माना जाता था, जिससे उन्हें सभी पर बहुत अधिक डाउटी और प्रभाव मिला हुआ था। अगला था दूसरा एस्टेट, जो कुलीन वर्ग था। ये लॉर्ड्स, ड्यूक्स और काउंट्स थे, जिनमें से कई को अपने पूर्वजों से अपनी उपाधियां और धन विरासत में मिला था। पादरी वर्ग की तरह उनके पास भी विशाल जमीनें थीं और वे विलासिता का जीवन जीते थे, अक्सर वर्साय में राजा के भव्य दरबार में। उन्हें ज्यादातर टैक्स न देने का भी खास फायदा था। इसका मतलब यह था कि सरकार की पैसे की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लमें बिल्कुल नहीं थीं। सेना और सरकार में सभी बेहतरीन पद उनके पास थे, इसलिए नहीं कि वे जरूरी तौर पर काम के लिए सबसे अच्छे लोग थे, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जन्म सही परिवार में हुआ था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो इस बात पर आधारित थी कि आपके माता पिता कौन थे, न कि इस बात पर कि आप क्या कर सकते थे। फिर हम आते हैं तीसरे एस्टेट पर। और तीसरे एस्टेट में कौन था? खैर, लगभग बाकी सभी लोग। यह विशाल समूह फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 87% था। इसमें गरीब किसान शामिल थे, जो अपने परिवारों का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन उगाने के लिए संघर्ष टैक्सते थे, और शहर के मजदूर, जो भीड़भाड़ वाली गंदी परिस्थितियों में रहते थे। लेकिन इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील और व्यापारी भी शामिल थे। ये लोग बढ़ते हुए मध्यम वर्ग का हिस्सा थे, जिन्हें बुर्जुआ कहा जाता था। वे अक्सर कुछ नोबिलिटियों से ज्यादा वेल्थी होते थे, फिर भी उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे। वे लगभग सभी टैक्स चुकाते थे, जो भयानक रूप से अनुचित लगता था। वे फ्रांस का इंजन थे, फिर भी इसे कैसे चलाया जाता था, इसमें उनकी कोई आवाज नहीं थी। तीसरे एस्टेट में ज्यादातर लोगों के लिए जीवन अविश्वसनीय रूप से कठिन था। एक किसान दिन भर खेतों में काम टैक्सता था, सिर्फ इसलिए कि उसे अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय लॉर्ड और चर्च को देना पड़ता था। अगर फसल खराब होती तो उसका परिवार भूखा मर सकता था। शहर के मजदूरों को कम वेतन, रोटी की बढ़ती प्राइसें और बेरोजगारी का लगातार खतरा झेलना पड़ता था। इस गहरी असमानता ने पूरे देश में एक सुलगता हुआ गुस्सा पैदा कर दिया। लोगों ने राजा और नोबिलिटियों के शानदार पैलेसों को देखा और फिर अपनी खाली अलमारियों को और महसूस टैक्सना शुरू कर दिया कि कुछ बहुत गलत था। यह भावना, अन्याय की यह बढ़ती हुई भावना, सूखी घास थी जो सिर्फ एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी ताकि वह आग पकड़ ले। अब हम इस असमान पिरामिड के सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति, राजा लुई 16वें के बारे में बात टैक्सते हैं। वह आवश्यक रूप से एक बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन वह विशेष रूप से एक मजबूत शासक भी नहीं थे। उन्हें एक देश चलाने के बारीक विवरणों से निपटने की बजाय तालों के साथ छेड़छाड़ टैक्सना और शिकार पर जाना अधिक पसंद था। वह शानदार वर्साय के महल में रहते थे, जो चमकते सोने और अंतहीन पार्टियों की दुनिया थी, और अपने लोगों के जीवन की वास्तविकता से पूरी तरह कटे हुए थे। उनकी पत्नी, ऑस्ट्रिया की महारानी मैरी एंटोनेट, फैशन, गहनों और विस्तृत केश विन्यास पर अपने अत्यधिक खर्च के लिए प्रसिद्ध थीं। इससे वह फ्रांसीसी लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हुईं, जो उन्हें एक फिजूल एक्सपेंसिव इकाउंट्री के रूप में देखते थे, जो उनके पैसे बर्बाद कर रही थी, जबकि वे भूखे मर रहे थे। राजा लुई की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि फ्रांस दिवालिया हो चुका था। देश का गुल्लक पूरी तरह खाली था। क्यों? खैर, द डाउटों से फ्रांसीसी किंगों ने महंगे युद्धों पर भारी मात्रा में पैसा खर्च किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी क्रांति में अमेरिकियों की भी मदद की थी, जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ था।
उसके ऊपर वर्साय में शाही दरबार का मेंटेनेंस अविश्वसनीय रूप से महंगा था। वह सारा खर्च एक ऐसी कर प्रणाली के साथ मिलकर, जिसमें दो सबसे वेल्थी एस्टेट को टचिंग मिली हुई थी, ने देश को गहरे टैक्स में धकेल दिया था। राजा अधिक से अधिक पैसा उधार लेते रहे, लेकिन जल्द ही कोई भी उन्हें और उधार नहीं देगा। एक वित्तीय संकट मंडरा रहा था और लुई के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। खाली खजाने का सामना टैक्सते हुए राजा के मंत्रियों ने उन्हें बताया कि केवल एक ही समाधान था, उन्हें टैक्सों के माध्यम से और अधिक धन जुटाना होगा। लेकिन वे किसे कर लगा सकते थे? तीसरा, एस्टेट पहले से ही जितना संभव हो उतना भुगतान कर रहा था। उन पर और कर लगाना पत्थर से पानी निकालने जैसा होगा। इससे दंगे और विद्रोह हो सकते थे। एकमात्र उचित और तार्किक उत्तर यह था कि पहले और दूसरे एस्टेट पादरी और कुलीन वर्ग को अंततः अपना हिस्सा चुकाना पड़े। यह, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के साथ एक लोकप्रिय विचार नहीं था। उन्होंने सदियों से अपनी कर मुक्त स्थिति का आनंद लिया था और इसे अपना अधिकार मानते थे। वे इसे बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे। तो राजा एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच स्टका हुआ था। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन इसे प्राप्त टैक्सने का कोई भी प्रयास डाउटिशाली वेल्थी नोबिलिटियों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जो कई अदालतों और संस्थानों को नियंत्रित टैक्सते थे। उन्होंने तर्क दिया कि राजा को उनकी सहमति के बिना उन पर नए कर लगाने का अधिकार नहीं था। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। खराब फसल के कारण अधिकांश फ्रांसीसी लोगों के लिए बुनियादी भोजन, रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। लोग भूखे, क्रोधित थे और महसूस टैक्सते थे कि उनका राजा या तो उनकी मदद टैक्सने को तैयार नहीं था या असमर्थ था। एक बड़े टैक्साव के लिए मंच तैयार था, एक ऐसा क्षण जो फ्रांस के भविष्य का फैसला टैक्सेगा। अपनी पैसों की प्रॉब्लमों को हल टैक्सने के लिए किंग लुई 16वें ने कुछ ऐसा टैक्सने का फैसला किया जो 175 सालों में नहीं किया गया था। उन्होंने एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई। यह एक तरह की बड़ी सभा थी जिसमें तीनों एस्टेट्स, पादरी, कुलीन और आम लोग के प्रतिनिधि एक साथ आते थे। सिद्धांत में यह राजा के लिए अपने सब्जेक्ट्स को सुनने और नए टैक्सों के लिए उनकी मंजूरी लेने का एक मौका था। थर्ड एस्टेट के लोग आशान्वित थे। उन्होंने इसे एक सुनहरा अवसर देखा, अपनी शिकायतों को आवाज देने और गंभीर सुधारों की मांग टैक्सने का एक मौका। वे केवल टैक्सों के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे एक फेरर समाज और देश को कैसे चलाया जाए, इसमें एक बड़ी भूमिका चाहते थे। एस्टेट्स जनरल मई 1789 में वर्साय में मिले और शुरू से ही नियमों के साथ एक बड़ी समस्या थी। परंपरागत रूप से प्रत्येक एस्टेट एक सिंगल ब्लॉक के रूप में वोट टैक्सता था। इसका मतलब था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स, पादरी और कुलीन, हमेशा थर्ड एस्टेट को 2 से 1 से हरा सकते थे। यह पूरी तरह से अनुचित था, क्योंकि थर्ड एस्टेट फ्रांस में 10 में से 9 से अधिक लोगों का रिप्रेजेंट टैक्सता था। थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि, जो ज्यादातर शिक्षित वकील और व्यापारी थे, यह जानते थे। उन्होंने मांग की कि वोटिंग प्रति व्यक्ति की जाए, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि को एक वोट मिले। इससे उन्हें एक उचित मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास उतने ही प्रतिनिधि थे जितने अन्य 2 स्टेट्स के कुल मिलाकर थे। राजा और विशेषाधिकार प्राप्त स्टेट्स ने टस से मस होने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुरानी, अनुचित मतदान प्रणाली पर जोर दिया। निराश और अनदेखा महसूस टैक्सते हुए थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। 20 जून 1789 को उन्होंने खुद को फ्रांसीसी लोगों का सच्चा प्रतिनिधि घोषित किया और नेशनल असेंबली नामक एक नया निकाय बनाया। जब वे एक सुबह अपनी मीटिंग के लिए पहुंचे, तो उन्होंने अपने सामान्य हॉल के दरवाजे बंद पाए, कथित तौर पर मरम्मत के लिए। उन्हें शक था कि यह राजा की उन्हें रोकने की चाल थी, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं हुए। वे पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मार्च टैक्स के गए, एक विशाल हवादार इमारत, और अंदर इकट्ठा हुए। उस टेनिस कोर्ट में नई नेशनल असेंबली के सदस्यों ने एक प्रसिद्ध शपथ ली, जिसे अब हम टेनिस कोर्ट शपथ कहते हैं। उन्होंने फ्रांस के लिए एक नया संविधान लिखने तक हार न मानने या घर न जाने की सोलम शपथ ली।
यह एक रेवोल्यूशनकारी कार्य था। वे राजा का विरोध कर रहे थे और लोगों के नाम पर अपने लिए डाउटी का दावा कर रहे थे। वे अब केवल फेवर्स मांगने वाले सब्जेक्ट्स नहीं थे, वे अपने राइटों की मांग टैक्सने वाले नागरिक थे। उनके डिफायंस की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे फ्रांस में लोगों को प्रेरणा मिली। राजा को उम्मीद थी कि वह स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने थर्ड एस्टेट को खुले विद्रोह में धकेल दिया था। क्रांति ट्रूली शुरू हो चुकी थी। जबकि राजनेता वर्साय में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, पेरिस के लोग और भी ज्यादा चिंतित होते जा रहे थे। उन्होंने अफवाहें सुनी कि राजा शहर पर चढ़ाई टैक्सने और नेशनल असेंबली को बलपूर्वक बंद टैक्सने के लिए सैनिक इकट्ठा कर रहा था। डर और गुस्सा सड़कों पर भर गया। रोटी की कीमत अभी भी आसमान छू रही थी और परिवार भूखे रह रहे थे। लोगों को लगा कि उन्होंने जो कुछ भी उम्मीद की थी, बदलाव और निष्पक्षता के सभी वादे सेना द्वारा कुचले जाने वाले थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपनी और क्रांति की रक्षा के लिए कार्य टैक्सना होगा। ऐसा टैक्सने के लिए उन्हें हथियार और बारूद की जरूरत थी। उनका ध्यान पेरिस के केंद्र में एक ग्रिम ऊंचे किले की ओर गया, बास्टिल। बास्टिल एक मध्ययुगीन जेल थी, राजा की निरंकुश और अक्सर क्रूर डाउटी का प्रतीक। सदियों से राजा इसका उपयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को बंद टैक्सने के लिए टैक्सते थे जो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत टैक्सता था, अक्सर बिना मुकदमे के। हालांकि इस विशेष दिन इसमें केवल मुट्ठी भर कैदी थे। यह उन सभी चीजों का रिप्रेजेंट टैक्सता था जिनसे लोग पुरानी व्यवस्था से नफरत टैक्सते थे: अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न। 14 जुलाई 1789 की सुबह आम पेरिसियों की एक बड़ी भीड़, दुकानदार, कारीगर और मजदूर, इसकी विशाल पत्थर की दीवारों के बाहर इकट्ठा हुई, अंदर रखे बारूद की मांग टैक्सते हुए। बास्टिल के गवर्नर ने बारूद देने से इनकार कर दिया और अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लड़ाई घंटों तक चली। लोग दृढ़ थे, जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था उससे लड़ रहे थे। आखिरकार कुछ सैनिक जो भीड़ के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनके पक्ष में शामिल हो गए, अपने साथ तोपें लेकर आए। उन्होंने तोपों को किले के द्वारों पर निशाना साधा और जल्द ही गवर्नर ने आत्मसमर्पण कर दिया। भीड़ बास्टिल में घुस गई, कैदियों को मुक्त कर दिया और किले पर नियंत्रण कर लिया। यह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शानदार जीत थी। उन्होंने सिर्फ एक इमारत पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने शाही उत्पीड़न के एक डाउटशाली प्रतीक को ध्वस्त कर दिया था। बास्टिल का पतन एक बड़ा मोड़ था। इसने राजा लुई 16वें को दिखाया कि वह अब अपने लोगों को डर और बल के माध्यम से नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह खबर पूरे फ्रांस और दुनिया में फैल गई, यह संकेत देते हुए कि क्रांति वास्तविक और अजेय थी। आने वाले दिनों में आम लोगों ने बास्टिल को ईंट टैक्स के गिराना शुरू कर दिया, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। 14 जुलाई की तारीख फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बन गई, अमेरिका में 4 जुलाई के उनके बराबर। इसे हर साल स्वतंत्रता के दिन के रूप में मनाया जाता है, एक अनुस्मारक कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं, वे अत्याचार के सबसे डाउटशाली प्रतीकों को भी हरा सकते हैं। पेस्टिल के पतन के बाद राजा का अधिकार खत्म हो गया था। नेशनल असेंबली आखिरकार एक नया फ्रांस बनाने के काम में लग गई। उनका पहला और सबसे जरूरी काम अगस्त 1779 में मनुष्य और नागरिक के राइटों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, जारी टैक्सना था। यह कमाल का दस्तावेज ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट के आइडिया को और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, से प्रेरित था। इसमें कहा गया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और राइटों में समान रहते हैं। इसमें इन राइटों को स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न के प्रतिरोध के रूप में लिस्ट किया गया था। इसमें कहा गया था कि कानून बनाने की डॉटी लोगों के पास होनी चाहिए, राजा के पास नहीं। यह पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से नकारना था। इस घोषणा ने पहली और दूसरी एस्टेट के प्रिविलेजों को खत्म कर दिया। इसमें कहा गया था कि नौटैक्सियां सभी के लिए उनकी प्रतिभा के आधार पर खुली होनी चाहिए।
न कि उनके जन्म के आधार पर। इसने बोलने की आज़ादी और धर्म की आज़ादी की गारंटी दी। अचानक जिन आइडियों के बारे में दार्शनिकों ने केवल किताबों में लिखा था, वे देश का कानून बन रहे थे। नेशनल असेंबली ने सत्ता की पुरानी संरचनाओं को भी खत्म टैक्सना शुरू कर दिया। उन्होंने चर्च के स्वामित्व वाली विशाल भूमि को जब्त कर लिया और राष्ट्रीय आरण चुकाने के लिए बेच दिया। इस कदम ने पहली एस्टेट की डाउटी को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया और फ्रांस में भूमि स्वामित्व का चेहरा बदल दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन सकता है, एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा अभी भी राज्य का मुखिया होगा, लेकिन उसकी डाउटियां एक संविधान और एक चुनी हुई संसद द्वारा सीमित होंगी। यही वह था जो कई शुरुआती ज्यादा उदारवादी रेवोल्यूशनकारी चाहते थे। उन्होंने 1791 में एक संविधान बनाया जिसने इस सिस्टम को लागू किया। हालांकि किंग लुई 16वें अपनी इस नई, कम हुई भूमिका से खुश नहीं थे। जून 1791 में उन्होंने और उनके परिवार ने भेष बदलकर फ्रांस से भागने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वे ऑस्ट्रिया पहुंच सकें और दूसरे यूरोपीय किंगों से क्रांति को कुचलने में मदद ले सकें। उन्हें सीमा के पास पकड़ लिया गया और अपमानित टैक्स के पेरिस वापस लाया गया। इस भागने की कोशिश ने लोगों का अपने राजा पर बचा हुआ कोई भी विश्वास खत्म कर दिया। ऐसा लगा कि यह साबित हो गया कि वह एक गद्दार था, उसी क्रांति के खिलाफ साजिश रच रहा था जिसे उसने बनाए रखने की कसम खाई थी। इस घटना ने कई लोगों को कट्टरपंथी बना दिया। जैकोबिन्स जैसे राजनीतिक क्लबों ने और जोरदार तरीके से यह तर्क देना शुरू कर दिया कि फ्रांस को राजा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने राजशाही को खत्म टैक्सने और एक गणराज्य बनाने की मांग की, एक ऐसा देश जिस पर लोगों के लिए शासन हो। एक स्थिर संवैधानिक राजशाही का सपना फीका पड़ रहा था और क्रांति एक ज्यादा कट्टरपंथी और खतरनाक दौर में जा रही थी, जहां राजशाही के विचार पर ही मुकदमा चलाया जाएगा। राजा का भागने का प्रयास विफल होने और अन्य यूरोपीय कंट्रियों से आक्रमण के खतरे ने, जो क्रांति के फैलने से भयभीत थे, फ्रांस को संकट के एक नए दौर में धकेल दिया। पेरिस में माहौल उदास और संदिग्ध होता गया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैसे डाउटिशाली परसोनियों के नेतृत्व में कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने सरकार पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने तर्क दिया कि क्रांति को फ्रांस के भीतर और बाहर दोनों जगह दुश्मनों से खतरा था। इसे बचाने के लिए उन्होंने दावा किया उन्हें निर्दयी होना होगा। इसके बाद क्रांति का सबसे भयावह दौर आया, जिसे आतंक का राज कहा जाने लगा। सितंबर 1792 में राजशाही को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया गया। कुछ महीने बाद जनवरी 1793 में नागरिक लुई कैपेट, जो कभी राजा लुई 16वें थे, पर कंट्रीद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी पाया गया और एक नए कथित तौर पर अधिक मानवीय आविष्कार गिलोटिन द्वारा फांसी दे दी गई। एक राजा का सिर टैक्सी में गिरने का दृश्य पूरे यूरोप में सदमे की लहर भेज गया। रेवोल्यूशनकारियों के लिए यह अतीत से अंतिम अलगाव था, लेकिन उनके दुश्मनों के लिए यह इस बात का प्रमाण था कि क्रांति बर्बरता में बदल गई थी। राजा की फांसी ने आतंक के सबसे घातक चरण की शुरुआत की। सरकार अब रोबेस्पियर की प्रभावी आवाज के साथ सार्वजनिक सुरक्षा समिति के नेतृत्व में क्रांति के किसी भी दुश्मन को खोजने के लिए कठोर कानून पारित किए। एक साधारण आरोप अक्सर गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त होता था। लोगों पर भोजन जमा टैक्सने, गणराज्य के प्रति पर्याप्त उत्साही न होने या पुरानी नोबिलिटीता से संबंध रखने का आरोप लगाया गया। पड़ोसी एक दूसरे पर जासूसी टैक्सते थे। पेरिस में एक विशेष अदालत, रेवोल्यूशनकारी ट्रिब्यूनल, स्थापित की गई थी और इसने शायद ही कभी किसी को बरी किया हो। दिन ब दिन गाड़ियां पेरिस की सड़कों से गुजरती थीं, जिनमें गिलोटिन ले जाने वाले दोषी कैदी होते थे। आतंक भयानक ओपोजिंग आभास का समय था। सरकार स्वतंत्रता और समानता की भाषा बोल रही थी, जबकि साथ ही हजारों सिटीजन्सों को बिना निष्पक्ष सुनवाई के फांसी दे रही थी। लगभग एक साल के दौरान अनुमानित 17,000 लोगों को आधिकारिक तौर पर फांसी दी गई,
और कई और जेल में मर गए या देश भर में नागरिक संघर्षों में मारे गए। अंततः हिंसा स्वयं रेवोल्यूशनकारियों के लिए भी बहुत अधिक हो गई। यह डरते हुए कि रोबेस्पियर के शुद्ध टैक्सन कभी समाप्त नहीं होंगे, उनके अपने सहयोगियों ने उनके खिलाफ हो गए। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को गिरफ्तार कर गिलोटिन भेज दिया गया, जिससे आतंक का राज अचानक और खूनी अंत हो गया। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ विग पहने हुए पुरुषों के भाषण देने की कहानी नहीं थी। महिलाओं ने शुरुआत से ही एक महत्वपूर्ण, डाउटशाली भूमिका निभाई। वे अक्सर वे थीं जिन्होंने गरीबी की मार सबसे ज्यादा झेली। उन्हें घर का बजट संभालना पड़ता था और अपने बच्चों को खिलाने का रास्ता खोजना पड़ता था, जब रोटी, जो मुख्य भोजन था, की कीमत आसमान छू जाती थी। यह रोजमर्रा का संघर्ष ही था जिसने अक्सर उन्हें राजनीतिक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। वे सिर्फ निष्क्रिय शिकार नहीं थीं, वे सक्रिय भागीदार थीं जिन्होंने घटनाओं के क्रम को आकार देने में मदद की। भले ही उन्हें वे औपचारिक अधिकार नहीं दिए गए थे जिनके लिए पुरुष लड़ रहे थे। पूरी क्रांति के सबसे नाटकीय पलों में से एक का नेतृत्व महिलाओं ने किया था। अक्टूबर 1789 में पेरिस की कामकाजी वर्ग की महिलाओं का एक बड़ा समूह, जिनमें से कई मछली बेचने वाली थीं, जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थीं, रोटी की लगातार कमी से भड़क उठी। उन्होंने अपनी शिकायतों को सीधे शीर्ष तक ले जाने का फैसला किया। फावड़े, झाड़ू और कुछ तोपों से लैस होकर उन्होंने पेरिस से वर्साय के महल तक 12 मील की अविश्वसनीय यात्रा मूसलाधार बारिश में शुरू की। जैसे जैसे वे फायरें बढ़ीं, उनकी संख्या बढ़ती गई और जल्द ही हजारों लोग सड़क पर थे, रोटी के लिए चिल्ला रहे थे और राजा से मिलने की मांग कर रहे थे। जब वे चमचमाते महल में पहुंचे तो उन्होंने महल पर धावा बोल दिया और शाही परिवार से अपनी दुर्दशा सुनने की मांग की। यह दरबार के लिए एक डरावना पल था। महिलाओं के एक रिप्रेजेंटेटिव्स मंडल ने राजा लुई 16वें से मुलाकात की, जिन्होंने आश्चर्यचकित होकर वर्साय में सारी रोटी वितरित टैक्सने का वादा किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। भीड़ ने जोर दिया कि शाही परिवार अपनी विलासिता की अलग थलग दुनिया को छोड़कर उनके साथ पेरिस लौट आए। वे चाहते थे कि राजा शहर में रहे, जहां लोग उस पर नजर रख सकें। भारी प्रेशर में राजा सहमत हो गया। अगले दिन महिलाओं ने शाही परिवार को विजयी रूप से पेरिस वापस ले लिया, जो राजा से लोगों तक सत्ता के प्रतीकात्मक बदलाव का प्रतीक था। पूरी क्रांति के दौरान महिलाएं राजनीतिक क्लबों में सक्रिय थीं, पैम्फलेट लिखती थीं और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेती थीं। कुछ, जैसे ओलंपे डी गूज, ने तो सीधे पुरुष नेताओं को भी चुनौती दी। 1751 में उन्होंने महिला और महिला नागरिक के राइटों की घोषणा लिखी, जिसमें बताया गया कि क्रांति के समानता के वादों को महिलाओं तक नहीं बढ़ाया गया था। दुख की बात है कि उनके राजनीतिक लाभ अल्पकालिक थे। कट्टरपंथी जैकोबिन सरकार अपने रेवोल्यूशनकारी आइडियों के बावजूद सामाजिक रूप से रूढ़िवादी थी और महिला सक्रियता को एक खतरा मानती थी। उन्होंने 1793 में महिला राजनीतिक क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया और ओलंपे डी गूज को गिलोटिन पर भेज दिया गया। महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए बहुत लंबा इंतजार टैक्सना पड़ा, लेकिन उनके कार्यों ने दिखाया कि वे एक ऐसी डाउटती थीं जिनसे निपटना आसान नहीं था। फ्रेंच क्रांति से पूरी दुनिया हिल गई थी और इसका असर आज भी महसूस होता है। इसने फ्रांस को पूरी तरह बदल दिया था। इसने राजशाही और नोबिलिटीता के उस सिस्टम को उखाड़ फेंका जो सदियों से चला आ रहा था, और उसकी जगह लोगों को देश की डाउटती का असली सोर्स मानने पर जोर दिया। हालांकि क्रांति आतंक में बदल गई और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक सम्राट के रूप में उभरा, फिर भी यह पूरी तरह से पीछे नहीं हटी। यह विचार कि आम लोगों के पास अधिकार हैं और वे अपनी सरकार बदल सकते हैं, एक बहुत ही डाउटशाली विचार था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। क्रांति का मशहूर नारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी या स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आधुनिक फ्रांसीसी गणराज्य की नींव बन गया। क्रांति से रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत बड़े बदलाव आए।
इसने वजन और माप की एक स्टैंडर्ड सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम बनाई, जिससे व्यापार और विज्ञान बहुत आसान हो गए और अब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता है। इसने स्थानीय लॉज़ों की जटिल और अन्यायपूर्ण पुरानी सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे सभी सिटीजन्सों के लिए एक ही लॉसी कोड बन गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी, जो बहुत ज्यादा दौलत का सोर्स थी लेकिन बहुत ज्यादा क्रूरता भी थी, को 1754 में खत्म कर दिया गया था। हालांकि नेपोलियन ने बाद में इसे फिर से लागू कर दिया। फिर भी यह मानवाधिकारों की लड़ाई में एक ऐतिहासिक पल था, जिससे पता चला कि स्वतंत्रता के आदर्शों को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे उनकी नस्ल कुछ भी हो। क्रांति के विचार फ्रांस की सीमाओं पर नहीं रुके। वे पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गए, जिससे उन लोगों को प्रेरणा मिली जो दमनकारी रूलरों के अधीन रह रहे थे। दूसरे कंट्रियों के लोगों ने संविधान, ज्यादा राइटों और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग टैक्सना शुरू कर दिया। क्रांति ने राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। यह विचार कि एक सामान्य भाषा, संस्कृति और इतिहास वाले लोग एक राष्ट्र बनाते हैं और उन्हें खुद पर शासन टैक्सने का अधिकार है। अगली सदी तक यूरोप रिवॉल्यूशनियों और स्वतंत्रता के युद्धों की एक सीरीज से हिल जाएगा, जिनमें से कई ने अपनी प्रेरणा सीधे 1719 की घटनाओं से ली थी। तो जबकि फ्रेंच क्रांति इतिहास का एक उलझा हुआ, हिंसक और जटिल दौर था, इसकी विरासत को नकारा नहीं जा सकता। यह एक नए तरह के समाज को बनाने का एक साहसी प्रयोग था, जो जन्मसिद्ध अधिकार और विशेषाधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि सभी सिटीजन्सों के लिए स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। इसने दुनिया को दिखाया कि आम लोग उठकर एक अन्यायपूर्ण सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। इसने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और राष्ट्रीय पहचान के बारे में ऐसे विचार पेश किए जिन्होंने आधुनिक इतिहास का रुख बदल दिया। फ्रेंच क्रांति की कहानी एक डाउटशाली याद दिलाती है कि एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ाई, हालांकि अक्सर मुश्किल होती है, सब कुछ बदल सकती है।